सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद के लिए अब संजीदा है। वो जो हम $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, वो सिलसिला अब शहबाज शरीफ की क़यादत में शुरू हो। अगर असद उमर और फवाद चौधरी शुरू में छोड़ के ना जाते तो फिर बाकी लोग भी छोड़ के ना जाते। सियासी तौर पर फवाद चौधरी साहब के पास कोई घर नहीं है। जितने लोग आईपीपी में गए उनमें से सिर्फ 3-4 ही पार्लियामेंट में आ सके। पूरी आईपीपी स्क्रैप हो गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़्रा रियाज़ और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम सलाम। लगता है आपने सर ईद की छुट्टियां नहीं की हैं। आपकी ईद की छुट्टियां चल रही हैं। आप स्टूडियो में नहीं। जैसे मेरी ईद की छुट्टियाँ चल रही है, वैसे ना एक और बड़े मज़े की बात है जिस पर सर अंदर की बात लाज़मी जानना चाहूँगी। बेशक मैं छुट्टियों पर हूँ, लेकिन सियासत तो आपको पता ही है, इन टच कौन नहीं रहता। और एक बहुत मस्बत खबर है पाकिस्तान की मईशत के लिए कि सऊदी अरब का जो वक़्त है, वो आज पाकिस्तान पहुँच चुका है। जैसा कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए थे और उन्होंने काफ़ी कामयाब दौरा किया और उनकी जानिब से सऊदी अरब को दौरे की दावत दी गई थी, जो कि उन्होंने फ़ौरी कबूल कर ली और फिर आज वफ़्द भी पहुँच चुका है पाकिस्तान। तो इस सारे मामले को आप कैसे देखेंगे? मेरे ख्याल में बहुत सीरियसनेस दिखा रहा है सऊदी अरब। इतनी जल्दी वज़ीर ख़ारिजा की सरबराही में इतना आले सतही वफ़द का आने का मतलब है कि सऊदी अरब मीन्स बिज़नेस। सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद के लिए अब संजीदा है। अब ऐसा नहीं है कि इमरान खान के दौर में मोहम्मद बिन सलमान ने ऑयल रिफाइनरी का ऐलान किया और उसके बाद उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। अब उन्होंने अगर ऑयल रिफाइनरी का ऐलान किया है, तांबे की मादनियात में इन्वेस्टमेंट का, तो उनका वफ़द पहुँच गया है। मुझे लगता है अगले 2 दिनों में काफ़ी चीज़ें सऊदी इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैच्योर हो जाएँगी, क्योंकि ये सिर्फ़ वज़ीर ख़ारिजा नहीं आ रहे, उनके साथ एक बड़ा वफ़द है जिसमें वज़ीर तवानाई, वज़ीर सरमायाकारी, सऊदी होल्डिंग कंपनी के सीईओ बहुत अहम लोग हैं। और पाकिस्तान की तरफ से तैयारी है उनकी सरमायाकारी उनको पेश करने की। जिस चीज़ में वो दिलचस्पी दिखाएँगे उसमें सरमायाकारी है। अभी तक उन्होंने ऑयल रिफाइनरी और उसके साथ-साथ जो है तांबे की मादनियात में दिलचस्पी दिखाई है, बाकी और प्रोजेक्ट्स भी उनको पेश किए जाएँगे। मैं समझता हूँ इस तरह का वफ़द आगे कतर से भी आएगा, इस तरह का वफ़द यूएई से भी आएगा, इस तरह का वफ़द और ममालिक से भी आएगा और वो जो हम $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, वो सिलसिला अब शहबाज शरीफ की क़यादत में शुरू हो। फवाद चौधरी साहब का ज़िक्र करूँगी। सर ये तो बताएँ कि कभी बाहर चले जाते हैं वो, फिर उनको ज़मानतें मिलना शुरू हो जाती हैं और आजकल वो सियासी तौर पर ना काफ़ी एक्टिव हुए हुए हैं। तो आप उनकी सियासत को कैसे देख रहे हैं? देखिए, फवाद चौधरी साहब के हवाले से इमरान खान साहब को काफ़ी गिला है। वो समझते हैं कि 2 लोगों ने उनकी पार्टी को सबसे ज़्यादा डैन डाला, एक असद उमर और एक फवाद चौधरी। उनके ख़्याल में कि अगर असद उमर और फवाद चौधरी शुरू में छोड़ के ना जाते, तो फिर बाकी लोग भी छोड़ के ना जाते। ये 2 बड़े नाम गए तो पीछे से फ्लड गेट खुल गया और फिर बहुत सारे लोग चले गए। इनके जाने से बाकी लोगों को छोड़ने का हौसला हुआ। इन्होंने 9 मई की मज़म्मत की तो बाकियों ने 9 मई की मज़म्मत की। अगर ये 2 बड़े नाम ना जाते, तो इमरान खान साहब का ख़्याल है कि उनकी पार्टी डिसमेंटल ना होती। इन 2 लोगों को वो ज़िम्मेदार समझते हैं अपनी पार्टी के डिसमेंटल होने। पहली बात तो आप ये समझें। फवाद चौधरी साहब छोड़ के आईपीपी में चले गए, लेकिन आईपीपी में भी उनका दिल नहीं लगा, क्योंकि जो उनको क्लाउड अवेलेबल था पीटीआई में, वो आईपीपी में तो अवेलेबल नहीं हो सकता था। फिर उनको भी समझ थी कि उनकी सियासत में की जो आगे है, वो सारी जो है वो पीटीआई से बनती है, ना वो मुस्लिम लीग नून में जा सकते हैं, ना वो पीपल्स पार्टी में जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दोनों के बारे में ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर दी हुई है कि दोनों की क़यादत उनको कबूल नहीं कर सकती। लिहाज़ा सियासी तौर पर फवाद चौधरी साहब के पास कोई घर नहीं है। इसलिए उनका वाहिद घर पीटीआई है और पीटीआई वो छोड़कर गलती कर चुके थे। अब वो उस गलती का ख़मियाज़ा भुगत रहे हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान के अलावा कोई लीडर नहीं है, लेकिन 9 मई को उन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया, सियासत छोड़ने का ऐलान किया और फिर आईपीपी की जॉइनिंग में भी वो मौजूद थे। तो ये उनके वो गुनाह हैं जो इमरान खान साहब अभी तक माफ़ करने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए उनकी वापसी नहीं हो रही। लेकिन उन्होंने वापसी की एक कीमत भी अदा की है, 5 माह की जेल काटी है। दोबारा इमरान खान का मंत्रा पढ़ना शुरू किया है, दोबारा इमरान खान के साथ खड़े हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब इमरान खान उन्हें बैक बेंचेस पे रखेंगे, फ्रंट बेंचेस पर उस तरह अपना स्पोक्स पर्सन नहीं बनाएँगे, वो शायद उस तरफ। कहना चाह रहे हैं कि देयर इज़ अ चांस कि जो फवाद चौधरी हैं वो पीटीआई में वापस आ सकते हैं।
जी, पिछली सफ़ों में आ सकते हैं क्योंकि 5 माह कैद काटी है, लेकिन बहुत ही पिछली सफ़ों में, अगली सफ़ों में नहीं। मैं नहीं समझता उनको कोई मरकज़ी ओहदा मिल सकता है या कुछ, उन्हें एक आम कारकुन के तौर पर पीटीआई में अब शामिल होना पड़ेगा। और ये जो जितने लोग हैं, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, इन सब के पीछे रह के सियासत करनी पड़ेगी। एक तो वो पार्लियामेंट में नहीं है, तो बगैर पार्लियामेंट के भी उनकी सियासत ज़रा कमज़ोर है। दूसरा, उनके पास अभी इमरान खान का वो आशीर्वाद भी नहीं है, अभी तो वो वापसी के चांस है। लेकिन फवाद चौधरी अकेले नहीं है, इसमें मैं बहुत से नाम गिना सकता हूँ। फारूक हबीब का नाम है, इसमें तो इतने नाम हैं जिन लोगों ने, मेरा मतलब शमशाम बुखारी से लेकर फिरदौस आशिकवान से लेकर फ़याज़ुल हसन चौहान से लेकर एक लंबी लिस्ट है जिन लोगों ने 9 मई के बाद तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ा और आगे उनका कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं है और वो खुद को डेड एंड में समझ रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि उनकी सियासत खत्म हो रही है। फवाद चौधरी अकेले नहीं है, फवाद चौधरी ज़रा स्मार्ट हैं, उन्होंने जेल के बाद आकर गुफ्तगू शुरू कर दी है, मीडिया के लिए कैची हैं, उनकी बात मीडिया पकड़ लेता है, बाकियों की नहीं पकड़ता है। लेकिन आप एक बात समझें कि एक तरफ फवाद चौधरी मुफ़ाहमत की बात कर रही हैं, उनका ख़्याल है दर्जा हरारत नीचे लाना चाहिए और दूसरी तरफ इमरान खान को बाहर लाना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि उनकी दर्जा हरारत नीचे लाने वाली बात इमरान खान को पसंद होगी। इमरान खान तो इस वक़्त भी दर्जा हरारत ऊपर लेके जाना चाहते हैं। लिहाज़ा अगर फवाद चौधरी साहब ने कोई तहरीक-ए-इंसाफ में वापसी का रास्ता लेना है, तो उन्हें तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दर्जा हरारत ऊपर चला जाए। और वो मेरा शेर अब्दुल मरवत टाइप कोई चीज़, उन्हें पहले जिस तरह के फ़िक्रबाज़ी के लिए वो मशहूर थे, उन्हें दोबारा फिर हुकूमत को, और सबको उसी तरह आड़े हाथों लेना होगा जैसे वो पहले लेते थे। लेकिन अगर वो मुफ़ाहमती बात करते रहेंगे और अगर वो कम वीक बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो इमरान खान को पसंद नहीं आएगी। उन्हें वापस अपने जारहाना अंदाज़ में आना पड़ेगा। लेकिन कौन-कौन आएगा? एक तो 5 साल का गैप आ गया, आपसे इलेक्शन मिस हो गया है। अगले इलेक्शन तक पता नहीं पीटीआई किस शक्ल में होगी, टिकटें कौन तक़सीम कर रहा होगा, क्या सूरत-ए-हाल होगी, इमरान खान कहाँ होगा। आप तहरीक-ए-इंसाफ में चले भी जाएँ, तो अभी अगले का आपको नहीं पता, सेनेट में आपका कोई चांस नहीं था। तो ये सब अपने मुस्तक़बिल के हवाले से बहुत गो-मगो का शिकार हैं। जितने लोग आईपीपी में गए, उनमें से सिर्फ 3-4 ही पार्लियामेंट में आ सके, पूरी आईपीपी स्क्रैप हो गई है। इसी तरह जितने लोगों ने 9 मई की मज़म्मत की, सब के सब स्क्रैप हो गए हैं और एस्टेब्लिशमेंट ने भी उनसे मज़म्मत करा के उन पर केस खत्म कर दिए हैं, लेकिन उससे आगे एस्टेब्लिशमेंट भी उनका कुछ साथ देने के लिए तैयार नहीं। एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है कि हमने इन लोगों को पीटीआई में भेजा, इन्होंने हमारे साथ भी बेवफ़ाई की है, इमरान खान कहता है इन्होंने हमारे साथ बेवफ़ाई की है। तो लिहाज़ा ये एक ऐसी बंद गली में खड़े हैं जहाँ से इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये रास्ता फवाद चौधरी के लिए भी अभी बनाना आसान नहीं है। उन्होंने पहले रास्ता बनाने की कोशिश की थी, कोई अमेरिकी सफ़ीर से मुलाकात की, उनकी खबरें हैं, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और वो 5 महीने की गिरफ्तारी है। अब रिहाई हुई है, कुछ लोगों का ख़्याल है कि रिहाई भी अंडरस्टैंडिंग से हुई है। वो आहिस्ता-आहिस्ता सियासत में एंट्री डालना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी उनके लिए मुश्किलें और बाकी हैं। चलिए, यहाँ पर एक और बात भी पीटीआई से रिलेटेड है, मैं उस पर आपकी राय जानना चाहूँगी, अंदर की बात क्या है वो जानना चाहूँगी। एक दफ़ा फिर से पीटीआई की जानिब से ये जो कौमी इदारे हैं, इनको टारगेट करने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पर कि पीटीआई ने ईरान-इसराइल कशीदगी पर दफ्तर ख़ारजा का जो बयान है, उसको कमज़ोर और नाकाफ़ी करार दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारिजा के बयान को सऊदी अरब के दफ्तर ख़ारिजा के बयान से मुवाज़ना कर लें। उसका आपने मुवाज़ना करना है तो बाकी मुस्लिम ममालिक के दफ्तर ख़ारिजा के बयान से मुवाज़ना कर लें। आप उसका मुत्तहिदा अरब अमीरात के बयान से मुवाज़ना कर लें, ओमान के बयान से मुवाज़ना कर लें, कतर के बयान से मुवाज़ना कर लें और तुर्की के बयान से, मलेशिया, अगर तो तमाम मुस्लिम ममालिक ने एक ही बात की है, तो फिर पाकिस्तान को उस पर कैसे तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है? आप मेरी बात समझें। क्या जी। पाकिस्तान अकेला ही इसराइल पर हमले का ऐलान कर देता है ईरान के साथ और बाकी मुस्लिम ममालिक खड़े ना होते हमारे साथ? इस वक़्त तो देखें ना, बाकी मुस्लिम ममालिक ने क्या कहा है? बाकी मुस्लिम ममालिक ने कहा है लड़ाई नहीं बढ़नी चाहिए, कशीदगी नहीं बढ़नी चाहिए, अमन होना चाहिए। तो ये जो अमन की बात है, यही पाकिस्तान ने की है, कशीदगी खत्म करने की बात पाकिस्तान ने की है।
लिहाजा मुझे लगता है कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का जो बयान है वो वही बयान है जो बाकी मुस्लिम ममालिक के दफ्तर खारजा ने दिया है। बाकी तनकीद करना हर एक का हक है। कुछ लोगों का ख्याल है कि हमें पाकिस्तान को ईरान के साथ इसराइल पर हमला कर देना चाहिए था। तो फिर मैं ये सवाल करूंगा कि जब फलस्तीनी 50,000 मर रहे थे, फलस्तीनी बच्चे मर रहे थे, जब फलस्तीन में नस्ल कुशी हो रही थी, तब ईरान ने कोई एक भी मिसाइल फायर किया था? ईरान ने उस वक़्त फ़लस्तीनियों के लिए तो लड़ाई शुरू नहीं की है। हर मुल्क अपने मफ़ाद के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए लड़ता है। ईरान इस बार अपनी सिक्योरिटी और अपने मफ़ाद के लिए उसने मिसाइल फायर किए हैं, कोई फ़लस्तीनियों के लिए तो फायर नहीं किए हैं। तो अगर पाकिस्तान का भी कोई मफ़ाद होगा तो पाकिस्तान फायर कर लेगा, पाकिस्तान ईरान के मफ़ाद के लिए क्यों फायर करे? अगर ईरान फ़लस्तीनियों के लिए फायर करने के लिए नहीं तैयार, तो हम ईरान के लिए क्यों करने को तैयार? कोई मुस्लिम ममालिक ने अपनी नेटो जैसी फ़ौज तो नहीं बनाई हुई कि एक मुस्लिम मुल्क पे हमला होगा तो तमाम मुस्लिम ममालिक पे हमला समझा जाएगा। जब तक मुस्लिम ममालिक को मुश्तरका फ़ौज नहीं बनाते, को मुश्तरका हिकमत अमली नहीं बनाते, तो जो बाकी मुस्लिम ममालिक का रद्द-ए-अमल है, वही पाकिस्तान का होना चाहिए। हमें क्रीज़ से निकल कर खेलने की ज़रूरत क्या है? और ईरान कब क्रीज़ से निकल कर हमारे लिए खेला है? बिल्कुल, वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जो बयान आया है, ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरफ से बयान है और इसको तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। सर आगे बढ़ेंगे, लियाकत चड्ढा ने अपना बयान जवाब जो है वो जमा करवा दिया है। इस मामले को आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि लियाकत चड्ढा साहब की माफ़ी नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कोई सेटलमेंट होकर उनकी माफ़ी हुई है, क्योंकि वो अभी तक आज़ाद हैं, उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, गिरफ्तार नहीं हुए, जेल में नहीं गए। एक तो अफ़सरशाही अपने अफ़सरों को बहुत बचाती है और चूँकि वो अफ़सरशाही हैं, तो उनको बचाने की कोशिश की गई है। वो कह रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन में मेरी इंक्वायरी पेंडिंग है। भई मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सवाल करता हूँ कि अगर आपके पास लियाकत चड्ढा की इंक्वायरी है और आपने अभी तक फाइनल क्यों नहीं की है? आपको उन्हें गिल्टी लिखकर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा के उनको सज़ा की तरफ उनका ट्रायल शुरू होना चाहिए। तो ये ट्रायल अभी तक शुरू क्यों नहीं हो सका है? लिहाज़ा मैं ये समझता हूँ कि लियाकत चड्ढा के साथ ख़ुसूसी रियायत की जा रही है, जो नहीं की जानी चाहिए। तो सर आपको क्या लगता है ट्रायल हो सकता है उनका? जी, होना चाहिए। बट अगर उन्होंने झूठ बात की है तो ट्रायल होना चाहिए, सज़ा होनी चाहिए। अगर उन्होंने सच बात की है तो फिर बाकी सब पे ट्रायल होना चाहिए। सर रुख करेंगे आखिरी टॉपिक है, इस पर भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगी क्योंकि ये बड़ा मज़े का टॉपिक है। सिंध में एमक्यूएम स्पेशली कराची में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी एक-दूसरे के आमने-सामने आए हुए हैं। एक तरफ इत्तेहाद है और एक तरफ ये और अब कराची में अमन-ओ-अमान की अहम सूरत-ए-हाल पर एमक्यूएम ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कराची के लॉ एंड ऑर्डर को तो कोई डिफेंड नहीं कर सकता। स्ट्रीट क्राइम को कोई डिफेंड नहीं कर सकता। मेरा मतलब है कि पीपल्स पार्टी का 15 साल से कराची में इक़्तिदार है, उन्हें कराची के लॉ एंड ऑर्डर पे तवज्जो देनी चाहिए। एमक्यूएम क्या कह रही है? एमक्यूएम गलत बात तो नहीं कर रही। एमक्यूएम तो कह रही है कि कराची का लॉ एंड ऑर्डर ठीक करें, स्ट्रीट क्राइम्स को ठीक करें, कराची में अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल ठीक होनी चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी अपनी कोताही को तस्लीम करे, इल्ज़ाम तराशी ना करे। आपने अपनी मर्ज़ी का आईजी लगवा दिया है, आपने तबादले अपनी मर्ज़ी के कर लिए हैं, हुकूमत आपकी मर्ज़ी की है। आप कोई केपी की तरह ये थोड़ी कह सकते हैं कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी हमारी मर्ज़ी का नहीं है। पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी की चीफ सेक्रेटरी और आईजी हैं, पूरी टीम उनकी मर्ज़ी की है, उन्हें परफ़ॉर्म करना चाहिए और मैं समझता हूँ कराची का लॉ एंड ऑर्डर जो है, पाकिस्तान का हब है कराची, पाकिस्तान की मईशत का दरवाज़ा है कराची। कराची का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होने का मतलब पाकिस्तान की मईशत का ख़राब होना है। पीपल्स पार्टी को सियासी बयानबाज़ी की बजाय कराची को ठीक करने पर तवज्जो देनी चाहिए और आईजी साहब को भी उस पर तवज्जो देनी। जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।